जो झूठे वादे रहे उस पर बिंदुवार प्रकाश डालूंगा। मेरा नाम अमित विक्रम है और मैं प्रवक्ता हूं जन स्वराज पार्टी। आप देखेंगे कि युवाओं के लिए 4 महत्वपूर्ण चीज: शिक्षा, सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्र में रोजगार और खेलकूद। इन्हीं 4 बिंदुओं पर सभी युवाओं का, छात्रों का ध्यान रहता है। इन चारों मुद्दों पर बिहार की एनडीए सरकार और केंद्र की एनडीए सरकार दोनों ने मिलकर बिहार के युवाओं को ठगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में आज से ठीक 10 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम बिहार में विक्रमशिला में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलेंगे। क्या आप सबने उस विश्वविद्यालय का एक भी ईंट देखा है? एक भी ईंट 10 साल में केंद्रीय विश्वविद्यालय की नहीं रखी गई। सिर्फ घोषणाओं में सिमट के रह गया वो केंद्रीय विश्वविद्यालय। गौरवशाली इतिहास था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, लेकिन उसकी घोषणा होने के बाद कि हम वहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलेंगे, उसकी घोषणा के 10 साल बीत जाने के बाद भी एक ईंट तक रखी नहीं गई। जो ताजा जानकारी है, वहां पर अभी भूमि अधिग्रहण का काम भी नहीं पूरा, और उसी घोषणा को हर चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी हो या हमारे मुख्यमंत्री जी हो दोहराते रहते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों चुनाव हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से उठती रही। हर यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में, चाहे स्टेट के इलेक्शन में या किसी प्रधानमंत्री गवर्नर का विजिट होता है यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग होती है। लेकिन उस मांग पर भी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। बिहार में बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन इन स्टेट यूनिवर्सिटीज की हालत क्या है? भागलपुर यूनिवर्सिटी से कट के मुंगेर यूनिवर्सिटी बना, वैसे ही मगध यूनिवर्सिटी से कट करके पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बना। इन दोनों यूनिवर्सिटी के पास ना अपनी जमीन है, ना अपना कैंपस है। ये किराए के मकान में किसी दूसरे कॉलेज में मेकशिफ्ट बिल्डिंग में यूनिवर्सिटीज चल रही। सोचिए वहां क्या पढ़ाई होती है। यहाँ यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर लेक्चर्स की जो कमी है, सबसे आप भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन सरकार एक और ढिंडोरा पीटती है कि हमने हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया। विभिन्न मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 90% तक की रिक्तियां हैं। जो प्राचार्यों के पद हैं, प्रोफेसर लेक्चरर्स के जो पद हैं, 90% तक खाली हैं। किसी तरीके से गेस्ट फैकल्टी के सहारे ये इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि जेईई मेंस के द्वारा जब काउंसलिंग होती है तो उसमें आधे से ज्यादा सीट इन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के खाली रह जाते हैं। मजबूरी में बिहार का छात्र युवा इंजीनियरिंग करने के लिए साउथ के स्टेट्स में जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, आंध्रा जा रहा है, तमिलनाडु जा रहा है, केरल तक जा रहा है। लेकिन बिहार में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज रहते वहां नामांकन नहीं करा रहा। क्यों? क्योंकि फैकल्टी नहीं। यह स्थिति मेडिकल कॉलेज की भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी प्रगति यात्रा में थे, उन्होंने कहा कि हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे, लेकिन उनके ही जिले में पावापुरी में मेडिकल कॉलेज है। वहां की स्थिति जाकर के देखिए, वहां पर फैकल्टी का घोर अभाव है। वहां के लड़के पटना राजेंद्र नगर में कंकड़बाग में डेरा लेके रहते हैं और पीएमसीएच और एनएमसीएच में क्लास करते हैं। वहां प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं है, वहां पे पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। तो क्या मेडिकल कॉलेज का मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग होता है, या उसमें फैकल्टी भी हो जाए? उस बिल्डिंग में पढ़ाएगा कौन? इंजीनियरिंग कॉलेज के भी बिल्डिंग तो बने हैं हर जिले में, लेकिन वहां पढ़ाई नहीं हो रही है। मेडिकल कॉलेजेस का भी वही हश्र होगा जब मुख्यमंत्री जी के खुद अपने जिले में फैकल्टी नहीं मिल रहा है, तो बिहार के अन्य जिलों में क्या फैकल्टी मिलेगा मेडिकल कॉलेजेस को? अब आइए खेल के संदर्भ में। भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया में 2700 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ है इस वर्ष, 2700 करोड़। और इस 2700 करोड़ में गुजरात को कितना मिला है? 600 करोड़। उत्तर प्रदेश को कितना मिला है? लगभग 500 करोड़। बिहार को कितना मिला? मात्र 50 करोड़। गुजरात की आबादी का दुगना आबादी है यहाँ, युवाओं की संख्या वहां से दुगनी है, और आवंटन मात्र 50 करोड़, 10% भी नहीं। जितना पैसा खेलो इंडिया के तहत
गुजरात को मिलता है उसका 10% भी बिहार को नहीं मिलता। अब आइए रोजगार सृजन पर। एक पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क योजना है जिसके तहत इंटीग्रेटेड कपड़ा का व्यवसाय स्थापित होना है, मिल स्थापित होंगे, दुकानें स्थापित होंगी। पूरे देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बने, लेकिन बिहार में एक भी नहीं। और आश्चर्य की बात, कपड़ा मंत्री कौन है? बिहार के गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री हैं, लेकिन बिहार को एक टेक्सटाइल पार्क नहीं दिला सकते। और वो अपने गृह क्षेत्र बेगूसराय में क्या करते हैं? झटका मीट दुकान का उद्घाटन करते हैं। कपड़ा मंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री, टेक्सटाइल पार्क दिलाना चाहिए उनको, जो झटका मीट का दुकान का उद्घाटन करना चाहिए। वो हलाला पे बयान देंगे, पाकिस्तान पे बयान देंगे, 3 तलाक पे देंगे, वक्त पे बयान देंगे। टेक्सटाइल पार्क पर जब आप ही के मीडिया बंधुओं से सवाल पूछे थे, क्या बोले थे? ये सब फालतू सवाल नहीं करने का। युवाओं को रोजगार क्या झटका मीट का दुकान खोलने से मिलेगा कि टेक्सटाइल पार्क से मिलेगा? तो ये है उनकी नीति। इस तरह से आप हर क्षेत्र में देखेंगे कि युवाओं की अनदेखी हो रही है। और सबसे बड़ी युवाओं की अनदेखी जो पिछले 1-1.5 साल में हुई है वो ये शिक्षक बहाली में। सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमने 3 लाख शिक्षकों की बहाली की, 3 लाख नौकरियां दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2,68,336 शिक्षकों की भर्ती की गई है 3 चरणों में। उस 2,68,336 में से 1/3 बाहरी हैं। डोमिसाइल नीति यहां लागू थी, लेकिन नीतीश जी ने प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब देखा, उस ख्वाब की पूर्ति करने के लिए डोमिसाइल नीति यहां से हटा दी। परिणाम क्या हुआ? उन 2,70,000 जो लगभग 2,70,000 सीट है, 1/3 यानी 90,000 बाहरी आ गए। बाकी जो पद बचे उसमें जो पहले से शिक्षक थे, राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए या प्राइमरी से सीनियर क्लासेस में जाने के लिए, वो शामिल हो गए। 1/3 उसमें चला गया। बची कितनी सीटें? करीब 70 से 80 हजार सीटें। उसमें भी बहुत सारा फर्जीवाड़ा है। गलत डोमिसाइल, गलत आधार कार्ड का जांच हो रही है तो पकड़े जा रहे हैं लड़के कि डोमिसाइल उनका गलत बना हुआ, आधार कार्ड गलत बना हुआ है। इन पे इनके अधिकारी पकड़े गए हैं। बेतिया में जो आपने देखा 2 करोड़ का कैश निकला है, उन पर आरोप क्या है? उन पर आरोप है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने फर्जीवाड़ा किया। तो इस शिक्षक बहाली में जो वो 3 लाख का आंकड़ा दे रहे हैं, हकीकत है कि मात्र 60 से 70 हजार बिहार के लड़के लड़कियों को रोजगार मिला और आंकड़ा दे रहे हैं 3 लाख। अब सोचिए, जब 3 लाख में से वो 1/3 पर आ गए तो 10 लाख में से वो जो वादा किए हैं कितना रोजगार दे रहे हैं? तो इनका जो भी वादा है, जो भी दावे हैं, सारे के सारे झूठे हैं। सिर्फ युवाओं को बरगलाया जा रहा है, ठगा जा रहा है। उनके रोजगार की बात नहीं हो रही, उनके शिक्षा की बात नहीं हो रही है। उनको न रोजगार देंगे, न शिक्षा देंगे, न नौकरी देंगे, न उद्यमिता के कोई साधन देंगे। शिक्षा और रोजगार दोनों बच्चे को यहाँ पे ठगा जा रहा है। आप ट्रेन में अगर सफर करते तो सही बात है कि वॉशरूम जाना अगर हो तो रास्ता नहीं मिलता। लोग बाथरूम के बाहर में ही फर्श पे लेके मिलेंगे, थैला लेके, बोरिया लेके। पता है पूछने पर कि बच्चे आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो मैं जॉब करने जा रहा हूँ बॉम्बे में या मद्रास में, चेन्नई में, कहीं भी। तो यहाँ के बच्चे मजदूरों के 10-15 बड़ी समस्या है यहाँ की। बहुत बड़े बड़े कॉलोनी में, यहाँ पे पाटलिपुत्रा कॉलोनी, चित्रगुप्त कॉलोनी, कहीं भी जाइए पता चलेगा अधिकतर घर में ताले बंद हैं। किसी में पेरेंट्स हैं तो माँ अकेले हैं, पिताजी हैं तो अकेले हैं, कोई देखने का। ये सब चीज को अगर सुधार किया जाए, यहाँ पढ़ने की सुविधा दी जाए तो बच्चे हमारे बाहर नहीं जाएंगे। उसे स्लम एरिया के बच्चे लोग जो कि पैसे के बिना, अभी हम कल गोसाई टोला स्लम एरिया में मैं गई थी, घूमने गई थी। वहाँ बिहार बदलाव रैली के बारे में मैंने गई थी, वहाँ घुमा, देखा कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कूड़ा करकर कचरे से खेल रहे हैं। पढ़ने की कोई ये नहीं है। जो बड़ी लड़कियां थी उन्हें पढ़ने नहीं आ रही है कि क्या लिखा हुआ पंपलेट में क्या ही है, तो उनको बताना पड़ा, समझाना पड़ा। तो ये सब जैसे गरीबी, यहाँ गरीबी बहुत है। गरीबी पे कोई तरह का यहाँ पे नहीं। हमेशा इलेक्शन आती है, बहुत सपने दिखाए जाते हैं, बहुत इलेक्शन खत्म होते हैं, उसके सारे सपने बोल में भरे रह जाते हैं। ये सब बहुत दुख की बात है कि हम अगर बिहार में रहते हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी यहाँ के बच्चे इस चीज को सामना कर रहे हैं। नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, यहाँ पे गरीबी के लिए। स्लम एरिया में बहुत जगह
मंत्री जी का क्या नाम है, सरकार का क्या नाम है, घर घर शौचालय। मेरे चितौड़ा में एक कपाड़िया मोहल्ला है, मैं वहाँ गई, अपने क्षेत्र में बर्तन धोती हैं, उसी पानी को अपनी बाल्टी में करके डब्बा में करके बाहर। नमस्कार। आज हम एनडीए सरकार की जो युवाओं के प्रति उनका रुझान रहा है अब तक, वो हम बताने वाले हैं। और ये बताने वाले हैं कि एनडीए सरकार अब तक युवाओं के साथ कैसे धोखाधड़ी कर रही है, कैसे ठग रही है। पहले हम शिक्षा की बात करें। आप लोगों को पता होगा कि बिहार राज्य सबसे जुआ वाला राज्य है पूरे भारत में। 58% युवा बिहार में रहता है। लेकिन आप जब गांव में जाएंगे, देहातों में जाएंगे, वहां पे देखेंगे पूरा गांव युवा विहीन है। वहां का युवा वहां नहीं मिलेगा। वृद्ध पुरुष मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगी, वहां बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, लेकिन युवा नहीं मिलेगा। क्यों? या तो पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए मजबूरन अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाता है। ये इसलिए जाता है कि इतने सालों में अपने युवाओं के लिए हमने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि अपने राज्य में रह करके शिक्षा प्राप्त कर सके। चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो। अगर गरीब का बच्चा हो तो शिक्षा के लिए बाहर जाता है, और जब वो बाहर जाता है, वहां पढ़ाई करता है, वहीं सेटल हो जाता है, फिर लौट करके बिहार में नहीं आता है। अगर बिहार में आएगा भी तो उसके लिए यहाँ पे बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। अब गरीब का बच्चा है, 17-18 साल का होता है, कोई स्किल नहीं सीखता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ अच्छी नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि इतनी बात कहते हैं कि शिक्षा पे इतना खर्च हो रहा है, इतना खर्च हो रहा है। अभी बजट आया है 60,000 करोड़ रुपया। अभी जो बजट आया है शिक्षा पर 60,000 करोड़ रुपया आया है। आप लोग बता दीजिए, 5 लड़के पूरे बिहार से गिन के लाइए कि जो अच्छे कंपटीशन इस पढ़ाई से पढ़ के निकले हो, एक भी नहीं निकलेगा। और हम लोग कहते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा IAS IPS निकलते हैं। आप लोगों को बता दें, जो IAS IPS निकल रहे हैं वो बिहार से पढ़ के नहीं निकल रहे हैं। हालांकि वो बिहार के लड़के हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहां पे ट्यूशन लेते हैं, वहां पे कोचिंग लेते हैं। आप मुखर्जी नगर चले जाइए, वहां पे दिल्ली में पढ़ाने वाला बिहारी, पढ़ने वाला बिहारी, वहां से पढ़ के IAS IPS वगैरह निकालते हैं, IIT निकालते हैं। हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए कि जो पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाले बिहारी इस राज्य में पढ़े तो इसकी अर्थव्यवस्था ऊंचा हो। ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए। और आपको बता दूं, जो बिहार राज्य है 89% लोग गांवों में निवास करते हैं, और वहां की स्कूल की स्थिति ऐसी है कि वहां के 70% तक, 65 से 70% तक लड़के लड़कियां 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पे कॉलेज नहीं है। अगर कहीं कॉलेज आसपास मिल भी जाता है, आजकल के साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, साइंस का फैकल्टी नहीं मिलता, तो बच्चे जाए क्या? वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते किया, जेल तक जाने की नौबत आई तो उसे भी पीछे नहीं हटे। लेकिन जब छात्रों की एक समिति ने तय किया कि अब इसको हम लोग न्यायिक तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, और न्यायिक लड़ाई में आपको पता होगा कि हमारे पार्टी के ही प्रदेश उपाध्यक्ष YV गिरी जी, जो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने अपनी सेवा इस संदर्भ में दी और मजबूती से केस को लड़ा। ये बात जरूर है कि आज की डेट में हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी है। न्यायिक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। छात्रों के साथ बैठ करके चर्चाएं चल रही हैं। ऑर्डर शीट का जो ऑफिशियल कॉपी होता है उसका वेट किया जा रहा है। हम लोग इस मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी विचार कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को हम लोग न्यायिक तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में है। प्रशांत जी की अपनी राजनीतिक यात्रा, अभियान उनका अपनी जगह है, लेकिन इस मुद्दे पे पार्टी का जो संघर्ष है उसको YV गिरी जी न्यायिक तरीके से पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ देख रहे हैं। आपके सदन में एक MLC की है, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, मैंने कहा कि पार्टी की जो एक नीति बनती है किसी मुद्दे पर, जैसे इस मुद्दे पर तय हुआ कि हम इसे न्यायिक संघर्ष के जरिए, हमने सड़क पर संघर्ष किया। हमारी पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता प्रशांत किशोर जी ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया इस मुद्दे पर। पार्टी का नेता सड़क पर इस तरीके से नहीं उतरा, धरने पर नहीं बैठा, हमने वो संघर्ष किया। लेकिन उस संघर्ष के बाद यह नीति बनी, इसको हम लोग न्यायिक तरीके से उठाएं। रह गई बात सदन में उठाने की, उस सदन में क्या होता है कि बहुत बार आपका कोई क्वेश्चन पुटअप किया हुआ हो, आपका कोई मुद्दा पुटअप किया हुआ हो, लेकिन बीच में कई ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिस पर हंगामा हो जाता है, सदन ठप हो जाता है, तो मुद्दा वहां पे उठ के नहीं आ पाता है।
लेकिन इस बात को लेकर के हम लोग स्पष्ट हैं कि इस मुद्दे को, यानी बीपीएससी का जो 70th एग्जामिनेशन था, इसको हम न्यायिक तरीके से जहां तक संभव होगा लड़ेंगे। हम लोगों ने हार नहीं मानी है। छात्रों के साथ हम बैठेंगे। ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी आने के बाद हम लोग इस पर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं।